my cute little learners, welcome back to my YouTube channel. So, in the previous part, we have already covered what was French Revolution and how did the concept of nation state emerge between the people during the French Revolution. Okay, so in this part, in today's video, we'll cover how the idea of nationalism developed in rest of the Europe. So let's get into the chapter. If you look at the map of 18th century Europe, you will find that there was no nation state as we know them today. What we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies, cantons whose ruler had their autonomous territories. So what does this mean? दिस सिंपली मीन्स कि जैसे हम आज के टाइम में प्रॉपर बाउंड्रीज़ के साथ एक डेफिनेट स्टेट और आई वुड से एक कंट्री देखते हैं, जैसे रशियन एम्पायर, फ्रांस, ऑटोमन एम्पायर, ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये पहले के टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. अगर आप इधर देखोगे, इधर इटली का जो पोर्शन है, यहाँ पे इटली का कोई नामो निशान नहीं है. यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, ठीक है. और इधर ही सेम ब्रिटेन की साइड पे भी यही चीज़ है कि डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को रूल करते हैं. कोई एक सिंपल ब्रिटेन का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था. सो हमें यही बताया हुआ है इस पार्ट में कि जो आज के टाइम में हम प्रॉपर बाउंड्रीज़ के साथ जो कंट्रीज़ देखते हैं, ठीक है, वो पहले किस में डिवाइडेड थे? किंगडम्स में, ठीक है, और डचीज़ में और कैंटन्स में. What are cantons? Cantons are small areas or regions, right? Then furthermore, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हैब्सबर्ग एम्पायर का. तो जो हैब्सबर्ग एम्पायर था ना, वो रूल करता था कुछ ऑस्ट्रिया हंगरी के पार्ट पे, कुछ टाइलॉल के रीजन पे, कुछ ऑस्ट्रिया के, कुछ सुडेंटेनलैंड के, कुछ बोहेमिया के, ठीक है, लोम्बार्डिया के, जो कि एक इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस थी, वेनेशिया, ठीक है. इन सारे रीजन्स पे रूल करता था हमारा हैब्सबर्ग एम्पायर. बट बिसाइड्स द फैक्ट इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था जो इनको एक एज अ कॉमन कलेक्टिव आइडेंटिटी दी, ठीक है. तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ कि पहले के टाइम में हमारे पास कोई नेशन स्टेट जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो इन सच अ सिचुएशन बहुत ही मुश्किल होता था कि नेशनलिज्म और नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करे या एमर्ज हो या डेवलप हो, ठीक है. क्योंकि कोई सिमिलैरिटी ही नहीं थी लोगों के बीच में, ना ही उनका पास कोई शेयर्ड कल्चर था, ना ही शेयर्ड लैंग्वेज थी, ना ही शेयर्ड अटायर्स थे, ठीक है. सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी कि उनका जो रूलर था और आई वुड से कि जो राजा था वो कॉमन था, ठीक है. सो ऐसी जो सिचुएशन थी पूरे यूरोप में जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था लोगों के बीच में, ठीक है, तो ऐसे टाइप की सिचुएशन में कैसे नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, कैसे नेशन स्टेट डेवलप हुआ, ठीक है, हमको ये पढ़ना है. सो इसी टॉपिक का एक सब टॉपिक दिया हुआ है, अगर आप इधर देखो तो द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. सो इफ़ वी रिकॉल द चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, उसमें एक एरिस्टोक्रेसी क्लास होती थी. एरिस्टोक्रेसी क्लास कौन सी होती थी? राजा महाराजाओं वाली क्लास, जो कि सोशली और पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग होती थी, ठीक है. एंड इट वॉज ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी विच वॉज अ डोमिनेंट क्लास. वॉट डज दिस मीन्स? लैंडेड एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है कि जिनके पास ज़मीन बहुत हो, ठीक है. देन फर्दरमोर द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन. सो व्हाट डज दिस मीन्स कि यहाँ के जो लोग थे, यानी जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, ठीक है, ये ऑल ओवर द यूरोप एग्जिस्ट करती थी, ठीक है. और एक ये यूनाइटेड कैसी थी? एक कॉमन वे ऑफ लाइफ की वजह से यूनाइटेड थी, ठीक है. कहने का मतलब ये कि जैसे फ्रेंच सोसाइटी से या फ्रांस का अगर कोई एरिस्टोक्रेट है, ऐसा नहीं होता था कि वो सिर्फ फ्रांस वाले एरिस्टोक्रेट से ही बात करेगा, वो सारे एरिस्टोक्रेट से बात करेगा, नो मैटर कि वो जर्मन एरिस्टोक्रेट है या पॉलिश एरिस्टोक्रेट है, ठीक है. सो ऐसा होता था. देन फर्दर मोर दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड टाउन हाउसेज. सो व्हाट आर स्टेट्स? स्टेट्स आर मैंशंस, ठीक है, एंड टाउन हाउसेज उनके पास घर होते थे, ठीक है. एंड उसके अलावा क्या होता था कि दे यूज टू स्पीक
फ्रेंच, नो मैटर कौन से नेशन से या कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है वो एरिस्टोक्रेट, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलता था। यानी कि फ्रेंच जो लैंग्वेज होती थी वो हाई क्लास सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई जर्मन एरिस्टोक्रेट है तो वो भी फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करता था, ठीक है। देन फर्दर मोर दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। सो व्हाट डज दिस मीन्स कि जो एरिस्टोक्रेसी क्लास जो होती थी ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को डिनोट करती थी, ठीक है। ये बहुत कम होती थी नंबर में, बट ये एक डोमिनेंट क्लास होती थी, ठीक है। देन उसके अलावा मेजॉरिटी में कौन होता था, पीजेंट्री यानी कि फार्मर्स, ठीक है। देन अगर हम आगे देखें, टू द वेस्ट द बल्क ऑफ लैंड वॉज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, ठीक है। सो व्हाट डज दिस मीन्स कि अगर आप मैप देखोगे, यानी कि जो आपका स्पेन वाला एरिया होता था, ठीक है, स्पेन, फ्रांस, पोर्टुगीज़, ब्रिटेन, ये वाला जो वेस्ट वाला पार्ट होता था, यहाँ पे फार्मिंग कौन करता था, यहाँ पे फार्मिंग करते थे आपके फार्मर्स, ठीक है। अब वो फार्मर्स ही ओनर्स होते थे, वो लैंड जो थे वो उनको भाड़े पे लेते थे और आई वुड से किराए पे लेते थे, ठीक है। वेयर एज इन द ईस्टर्न पार्ट, यानी कि आपका जो रशियन एम्पायर होता था या आपका जो ऑटोमन एम्पायर होता था या ऑस्ट्रिया हंगरी वाला जो एम्पायर होता था, वहाँ पे कौन रूल करता था, वहाँ पे फार्मिंग कैसे होती थी, वहाँ पे फार्मिंग होती थी आपके जो सर्फडम के टाइप में, ठीक है। सो वहाँ पे जो ओनर्स होते थे यानी जो प्रॉफिट होता था वो किसको मिलता था, पूरी की पूरी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को, ठीक है। और खेती कौन करता था, सर्व्स यानी कि दास या गुलाम, ठीक है। और फ़ायदा कौन लेता था, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। सो अगर मैं इसे एक बार छोटा सा रिकॉल करवाऊँ तो जो एरिस्टोक्रेसी होती थी वो पूरे यूरोप में, ठीक है, कंट्रोल करती थी और बहुत ही ज़्यादा लैंड और पैसा उनके पास होता था, ठीक है। और ये लोग यूनाइटेड कैसे थे, एक कॉमन वे ऑफ लिविंग से, ठीक है। और ये सारे फ्रेंच बोलते थे, ठीक है। और ये अपने आप को कनेक्ट करते थे मैरिज टाइज से, यानी एक दूसरे से रिलेशनशिप्स फॉर्म करके, ठीक है। और ये न्यूमेरिकली बहुत ही स्मॉल होते थे नंबर में, ठीक है। और जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन होती थी वो होती थी पीजेंट्री, ठीक है। देन इसके अलावा क्या था कि जो वेस्ट था, वेस्ट का पार्ट था यानी जो फ्रांस और स्पेन वाला पार्ट था, वहाँ पे कौन फार्मिंग करता था, वहाँ पे जो स्मॉल फार्मर्स होते थे वो जो लैंड था उसे रेंट पे लेके, ठीक है, वहाँ पे फार्मिंग करते थे, ठीक है। वेयर एज इन द ईस्टर्न रीजन जो फार्मिंग होती थी वो सर्व्स करते थे, ठीक है। और उसका प्रॉफिट कौन लेता था, एरिस्टोक्रेट्स यानी राजा महाराजा या जो लैंड ओनर्स होते थे वो लोग। सो ऐसी टाइप की जो सिचुएशन थी, ठीक है, इसी टाइम में हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया था, ठीक है। बट ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था ये बेसिकली कहाँ आया था, आपके ब्रिटेन में। सो ब्रिटेन के जो आसपास के जो रीजन्स थे यानी कि जो फ्रांस वाला एरिया था या जो जर्मनी वाला एरिया था, ठीक है, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ जो थे वो बहुत फास्ट रेट में यानी जल्दी जल्दी रैपिड रेट में ग्रो कर रही थी, ठीक है। वेयर एज जो रशियन एम्पायर था या जो ऑस्ट्रिया हंगरी वाला जो एम्पायर था, वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ थी वो इतनी ज़्यादा नहीं ग्रो कर रही थी, ठीक है। सो अगर हम इधर देखें, in western parts and central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of a commercial class whose existence was based on production for market. So जब ऐसा टाइम था जहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही थी, ठीक है, और ट्रेड और कॉमर्स हो रहा था, तो ऐसे टाइप में एक न्यू कमर्शियल क्लास आ गया था, ठीक है। जो कमर्शियल क्लास में आप होते कौन कौन थे, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, ये लोग उसमें होते थे, ठीक है। देन फर्दर मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था इंग्लैंड में वो सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में आया था यानी कि 1750s के अराउंड पे, ठीक है। वेयर एज जो आपका फ्रांस और जर्मनी वाला पार्ट था वहाँ पे 19th सेंचुरी के अराउंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था यानी कि 1800s के अराउंड में, ठीक है। फिर अगर हम आगे देखें, ठीक है, तो इन द वेक ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड अ मिडिल क्लास, ठीक है, ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स एमर्ज, ठीक है। कहने का मतलब ये कि एक
नई मिडिल क्लास डेवलप हो गई थी, ठीक है। अब उस मिडिल क्लास में होते कौन कौन थे? इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स यानी कि लॉयर्स, ठीक है, प्रोफेसर्स जो यूनिवर्सिटी के होते थे, गवर्नमेंट टीचर्स यानी कि एजुकेटेड लोग। अब इनको मिडिल क्लास क्यों बोला जाता था? क्योंकि ना ही ये एरिस्टोक्रेट्स में लाई करते थे, ना ही ये उनके जितना अमीर थे, और ना ही ये इतना ज़्यादा फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली वीक थे, ठीक है, कि ये पीजेंट्री क्लास में काउंट हो। सो दैट इज़ वाई इनको मिडिल क्लास बोलते थे। देन फर्दर मोर इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप these groups were smaller in number till the 19th century। यानी कि जो आपका ऑस्ट्रिया एम्पायर था या जो रशियन एम्पायर था, ठीक है, यहाँ पे 19th सेंचुरी के अराउंड ये बहुत ही कम थे नंबर में, ठीक है। और जो ये आपका मिडिल क्लास था, यही कॉन्सेप्ट लेके आया था नेशनल यूनिटी का और लिबरलिज्म का, ठीक है। सो अगर नेशनल यूनिटी की बात की थी तो वो किसने की थी? मिडिल क्लास ने, क्योंकि जब ये डिफरेंट राइटर्स के या फिलोसफर्स के आइडियोलॉजीज़ को पढ़ने लग गए तो इनको समझ आया कि हमको एक नेशन स्टेट फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। और इन्हीं लोगों ने स्प्रेड करा था नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट और लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट पूरे यूरोप में, राइट। सो व्हेन वी मूव फर्दर, हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी यूरोप में दो आइडियोलॉजीज़ साथ साथ चल रही थी। वो कौन कौन सी थी? एक तो थी नेशनलिज्म, ठीक है, और दूसरी थी लिबरलिज्म, ठीक है। सो व्हाट इज़ नेशनलिज्म, ये हमने पिछले पार्ट में कवर करा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वो पहले वीडियो देख लेना, ठीक है। बट मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म। सो नेशनलिज्म एक फीलिंग होती है जो आपको एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस और एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की फॉर्म में डेवलप होती है आपके अंदर, जो आपको हेल्प करती है एक नेशन स्टेट फॉर्म करने में, ठीक है। सो लिबरलिज्म की हम यहाँ पे बात करेंगे। सो व्हाट डज़ लिबरलिज्म मीन्स? सो लिबरलिज्म जो टर्म है, पहले तो वो आया है एक लैटिन वर्ड से लिबर, जिसका मतलब होता है फ्री या फ्रीडम, ठीक है। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो लिबरलिज्म जो आइडियोलॉजी थी ये बिलीव करती थी कि आप पे किसी भी टाइप के कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो और आपको एकदम फ्रीडम दी जाए अपने खुद के पाथ्स चूज़ करने में, ठीक है, और अपने आप को इंडिविजुअली एक्सप्रेस करने में। आपके पास इक्वालिटी बिफोर द लॉ हो, ठीक है, और आपके पास फ्री मार्केट के राइट्स हो, ठीक है। अगर मैं इसे और क्लियर टर्म्स में समझाने का ट्राई करूँ, सो फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। अब न्यू मिडिल क्लास कौन थी? जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप करके ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थोड़ी ज़्यादा एजुकेटेड हो गई थी और फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गई थी। सो दैट वाज अ न्यू मिडिल क्लास, ठीक है। सो ये बिलीव करते थे कि लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो डिमांड करती है एक तो इंडिविजुअल फ्रीडम और दूसरा इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। उसके अलावा ये बात करती है कि जो पॉलिटिकल स्फेयर में, ठीक है, जो आपका पॉलिटिकल स्फेयर है वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट हो, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो आपको कैसे रूल करेगी, कौन सी पॉलिसीज़ आएंगी, ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये सिटीजन्स डिसाइड करेंगे, ठीक है। लाइक सिटीजन्स का कंसेंट होगा इसमें, ठीक है। देन फर्दरमोर इसमें एक और चीज़ बोली गई थी कि जो लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो स्टार्टिंग से ही लाइक ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन भी जब ये आइडियोलॉजी स्प्रेड हो रही थी तो ये डिमांड करती थी एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, यानी कि जो राजाओं का जो रूल है, यानी जिसमें सिटीजन्स का कोई भी एक्टिव रोल नहीं होता था, ठीक है, वो डिमांड करती थी एरिस्टोक्रेसी ख़त्म करने की, ठीक है। और जो क्लेरिकल प्रिविलेजेस यानी जो बर्थ के प्रिविलेजेस जो उनको मिलती थी वो अबॉलिश हो जाए, ठीक है। और डिमांड करती थी एक कॉन्स्टिट्यूशन का और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म की हो, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो जिसको सारे फॉलो करे, जो गवर्नमेंट है वो भी और जो सिटीजन्स है वो भी, ठीक है। और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट डिमांड करती थी। व्हाट डज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट डिनोट्स कि जो लोग हैं वो अपने मेंबर्स चूज़ करेंगे यानी मिनिस्टर्स चूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि बैठेंगे पार्लियामेंट में और फिर वो गवर्नमेंट चलाएंगे, राइट। देन अगर हम आगे देखें, ठीक है, तो लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो इक्वालिटी बिफोर द लॉ की तो बात करती थी, बट ये सपोर्ट नहीं करती थी यूनिवर्सल सफरेज को, ठीक है। मतलब ये कहती थी कि ये बिलीव करती थी कि सारे जो सिटीजन्स हैं वो इक्वल होने चाहिए बिफोर द लॉ,
बट इन कॉन्ट्रास्ट यूनिवर्सल सफरेज सबको प्रोवाइड नहीं करती थी, यानी कि जो वोटिंग राइट्स होते थे वो सबको नहीं मिलते थे, ठीक है। जस्ट लाइक द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अगर आपको याद हो, हमने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था तो उसमें क्या था कि जो वोटिंग राइट्स थे वो सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मेंस को मिले थे, वेयर एज जो नॉन प्रॉपर्टी ओनिंग मेंस थे उनको सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही, अंडर द जैकोबियन क्लब्स के टाइम पे ही उनको थोड़ी सी सफरेज इंजॉय करने को मिली थी। बट जो वुमेन्स थी उनका स्टेटस तब भी बहुत ही माइनर ही था, यानी उनके पास तब भी कोई लिबर्टी नहीं थी, ठीक है। देन फर्दर मोर ये लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है ये और क्या डिमांड करती है, ठीक है, ये डिमांड करती है फ्री मार्केट्स, ठीक है, और अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। सो व्हाट डज दिस मीन्स, कि दिस मीन्स कि जो आपके जो ट्रेडर्स हैं, यानी जो आपका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस होता है या ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स होता है, कि आपको कौन सा गुड खरीदना है, कौन सा बेचना है, उस पर जो गवर्नमेंट है वो किसी टाइप के भी रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए, ठीक है, जिसकी वजह से उनको कोई दिक्कत आए। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पे आपकी बुक में दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द नेपोलियनिक रूल उसने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्यूरिंग द नेपोलियनिक रूल, ठीक है, नेपोलियन जो था उसने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए थे, ठीक है, जिसकी वजह से जो ट्रेड एंड कॉमर्स था वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जर्मनी का एक एग्जांपल दिया हुआ है। उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत इजी करने के लिए एक कॉन्फेडरेशन बनाया था 39 स्टेट्स का। हमने जैसे पहले पढ़ा कि कोई भी प्रॉपर जर्मनी जैसा डेफिनेट बाउंड्री का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो नेपोलियन ने क्या करा, एक कॉन्फेडरेशन बनाया 39 स्टेट्स का, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो जो 39 स्टेट्स थी उसकी हर स्टेट की एक अपनी करेंसी थी, एक अपना वेट एंड मेजर था, जिसकी वजह से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस था, ये जो ट्रेड था या सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज़ थी या ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स था, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर जैसे कोई मर्चेंट है वो ट्रैवल कर रहा है 1833 में हैब्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग तक, तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स पार करने पड़ते थे और उसे 5% अराउंड टैक्स देना पड़ता था हर बार, ठीक है, जिसकी वजह से उसके जो प्रोडक्ट का जो रेट होता था वो भी बढ़ जाता था, ठीक है। देन फर्दर मोर यही सिर्फ एक इशू नहीं था, इसके अलावा जो मेजर था वो भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था। व्हाट डज दिस मीन्स, कि इसका मतलब होता है कि जैसे अपने यहाँ पे सेंटीमीटर या फुट में आई थिंक क्लॉथ को हम मेजर करते हैं, राइट, बट जो जर्मनी का जो उस टाइम पे सिचुएशन था वहाँ पे एलए में मेजर होता था क्लॉथ। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि फ्रैंकफर्ट में जो क्लॉथ था वो एक एलए में 54.7 सेंटीमीटर मिलता था, वेरास मेज में 55.1 सेंटीमीटर मिलता था, वहीं न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर मिलता था। कहने का मतलब ये है कि अनइवन जो वेट एंड मेजर था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, ठीक है। तो इसको सॉर्ट करने के लिए जो नेपोलियन था उसने सोचा कि एक यूनिफाइड एक कॉमन वेट एंड मेजर सिस्टम होना चाहिए, जो कि आगे चल के हुआ भी, ठीक है, बनाया भी उसने एक यूनिफाइड वेट एंड मेजर सिस्टम। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बोला हुआ है कि एक सॉल्वेरीन बनाया हुआ था, और ये किसके बोलने पे बनाया गया था, प्रोशिया के बोलने पे, ठीक है, जिसने अबॉलिश कर दिए थे टेरिफ बैरियर्स की, और जो करेंसीज़ का जो नंबर था, जो 30 करेंसीज़ थी उनको रिड्यूस कर दिया था, सिर्फ 2 करेंसी बना दी थी, ठीक है। और जो आपका रेलवे का नेटवर्क था वो स्ट्रॉन्ग कर दिया था, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो ट्रेड एंड कॉमर्स था वो बढ़ गया था, और उसने प्रमोट करा इकोनॉमिक नेशनलिज्म को जर्मनी में, ठीक है। सो यहाँ पे आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज ज़ोल्वेरीन। तो यू नो कि इट वाज अ कस्टम यूनियन विच मेड easy the transport of goods and capitals and people from one place to another by abolishing the tariff barriers, ठीक है। देन अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे बात हो रही है कंजर्वेटिज़म की। सो व्हाट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल कंजर्वेटिज़म। अगर हम इधर देखें तो कंजर्वेटिज़म इज़ एन आइडियोलॉजी ऑफ फिलॉसफी और पॉलिटिकल फिलॉसफी जो बिलीव करती है ग्रेजुअल चेंजेस में, यानी कि वो ग्रेजुअल चेंजेस को, ग्रेजुअल डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है ओवर रैपिड चेंजेस, ठीक है। और ये बिलीव करती है या ये मानती है कि इनको अपने पुरानी जो ट्रेडिशंस हैं
कस्टम्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बचा के रखना चाहिए, ठीक है। और अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे एक बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी 1815 में यूरोपियन पावर्स यानी कि ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और नेपोलियन के बीच में, जिसमें कि नेपोलियन हार गया था। और ये जो वॉर थी या ये जो बैटल हुई थी या ये जो लड़ाई हुई थी ये हुई थी बेल्जियम में, ठीक है। सो जब नेपोलियन हार गया तो पावर में आ गई यूरोपियन पावर्स आ गई, ठीक है। यूरोपियन पावर्स फिर से पावर में आ गई, जो कि बिलीव करती थी कौन सी आइडियोलॉजी में, कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी में, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि अब जो पुराने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वापस इस्टेब्लिश कर दिया, जो चर्च वगैरह थी उन सबको इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। और जो जो ऑटोक्रेटिक रूल था उसको इन्होंने फिर से इस्टेब्लिश कर दिया। पर यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात की गई है कि जो ज़्यादातर कंजर्वेटिव्स होते थे उन्होंने देखा कि नेपोलियन ने जो चेंजेस करे थे, ठीक है, उसमें से कुछ चेंजेस जैसे कि अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, सर्वडम, या जो उन्होंने 39 कन्फेडरेशन लाया था जिसकी वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत इजी हो गया था, क्योंकि उसने बैन कर दिया था कस्टम ड्यूटीज़ को, तो उसने हेल्प करी थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है, यूरोप की। तो इन सारे आइडियाज़ को इन्होंने सोचा कि ये सारे जो आइडियाज़ है ये जो चेंजेस नेपोलियन ने करे थे ये उनको हेल्प कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग होने में, यानी जो गवर्नमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। तो इन्होंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को जो नेपोलियन ने चेंजेस करे थे उस सबको चेंज नहीं करा, इन्होंने सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें चेंज की जो कि इनकी अगेंस्ट थी, और जो चीज़ें इनको बेनिफिट दे रही थी उनको इन्होंने अनटच्ड रहने दिया, ठीक है। देन अगर हम आगे देखें तो जो ये यूरोपियन पावर्स थी ये 1815 में वॉर जीतने के बाद मिली वियना में, ठीक है। और इसको होल्ड किसने ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, इसको होस्ट किसने करा था, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने, ठीक है। तो अब ये कॉन्फ्रेंस हुई क्यों थी, बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जो भी, अब देखो, नेपोलियन जो था उसने काफ़ी बड़ा एम्पायर कवर कर लिया था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पावर्स उसने काफ़ी ज़्यादा नेशंस उसने कवर कर रखे थे या वो जीत रखे थे, ठीक है। तो अब उसका डिवीज़न कैसे होगा इन 4 यूरोपियन पावर्स के बीच में वो भी डिसाइड करना था। तो इसलिए बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, और क्या क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है, या जो जो चेंजेस हो रखे हैं उनको रखने हैं नहीं रखने, वो सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस हुई थी वियना में, ठीक है। सो द ट्रीटी ऑफ Vienna of 1815 had its main purpose of undoing most of the changes that had come in the Europe during the Napoleonic War, ठीक है। देन सबसे पहला चेंज जो इन्होंने करा कि इन्होंने बॉर्बन डायनेस्टी का जो रूल था, अगर आपको याद हो तो ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो किंग लुइस 16 था वही वो बिलोंग करता था बॉर्बन डायनेस्टी से, ठीक है। तो इन्होंने वही चीज़ करी कि इन्होंने जो रूलर था वो बना दिया एक बॉर्बन डायनेस्टी के किंग को ही, कि उन्होंने बोला कि देखो तुम पहले पावर में थे तो अब फिर तुम दोबारा फ्रांस में रूल करो, तो बॉर्बन डायनेस्टी का ही एक किंग फिर से पावर में आ गया था, ठीक है। देन उसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज करा था, ये बिलीव करते थे कि अगर जैसे आज या इन फ्यूचर अगर फ्रांस फिर से स्ट्रॉन्ग होने का सोचता है, ठीक है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इन लोगों ने फ्रांस की बॉर्डर पे, ठीक है, अगर आप इधर देखोगे, इधर देखो, फ्रांस की जो ये बॉर्डर्स हैं ये पूरा आपका फ्रांस है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, नीदरलैंड, ठीक है, और इधर प्रूशिया के पहले इनको कुछ पार्ट दे दिया, ठीक है, और जो इटली का जो पार्ट था वो भी इन्होंने ऑस्ट्रियन एम्पायर को दे दिया था, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस, यानी कि कहने का कि जो ये पावर्स जीती थी यूरोपियन पावर्स, इन्होंने डिसाइड करा कि हम फ्रांस का जो बॉर्डर है उस पर कुछ नेशन सेटअप कर देंगे, ताकि अगर इन फ्यूचर अगर फ्रांस कभी पावरफुल होता है या पावर में आता है तो पहले अटैक उन पे ना हो, पहले अटैक इन छोटे छोटे नेशंस पे होगा, ताकि वो बाकी के जो बड़े एम्पायर्स हैं या जो बड़े नेशंस हैं वो पावरफुल हो जाएं, वो ऑलरेडी रेडी हो जाएं, ठीक है, इससे फ्रांस से फाइट बैक करने में,
ठीक है। देन इन्होंने कौन कौन सी कंट्रीज सेटअप करी वो हम एक बार देख लेते हैं। सो फर्दर एक्सपेंशन प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने नीदरलैंड जो था, द किंगडम ऑफ नीदरलैंड, वो इस्टेब्लिश कर दिया था, ठीक है, जिसमें बेल्जियम भी आता था, ठीक है। और चिनोवा का जो पार्ट है जो कि नॉर्थ में है वो ऐड कर दिया था पिडमॉन्ट प्लेन में, ठीक है। और जो प्रूशिया था उसको कुछ पार्ट दे दिए थे वेस्टर्न फ्रंटियर्स के, ठीक है। देन उसके अलावा जो ऑस्ट्रियन एम्पायर था या जो ऑस्ट्रिया था उसको दे दिया था कुछ नॉर्दर्न इटली का पार्ट, ठीक है। देन उसके अलावा इन्होंने जो नेपोलियन ने चेंज करा था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज करा था 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट वाला, जो ट्रेड यूनियंस बैन की थी उसने, ठीक है, बैरियर्स, जो कस्टम बैरियर्स बैन करे थे उसको इन्होंने अनटच्ड रहने दे दिया क्योंकि वो इनको बेनिफिट करता था। देन उसके अलावा इन्होंने रशिया को दे दिया था पोलैंड का पार्ट, ठीक है, वेराज प्रूशिया को कुछ सैक्सनी का पार्ट भी दे दिया था, ठीक है। सो इन शॉर्ट इनका मेन मोटिव ये था कि मोनार्की को ये रिस्टोर करे, ठीक है, और ओवरथ्रो कर दे नेपोलियन के जो आइडियाज़ थे या जो चेंजेस थे उनको, ठीक है। सो 1815 में ये जो कंजर्वेटिव रेजीम्स थे ये वापस आ गए थे ऑटोक्रेटिक, यानी तानाशाही रूल वापस आ गया था, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म अपने अगेंस्ट बर्दाश्त नहीं करते थे किसी भी टाइप का, ठीक है। देन इन्होंने एक और चेंज कर दिया था कि इन्होंने सेंसरशिप लॉज पास कर दिए थे। व्हाट आर सेंसरशिप लॉज? कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इन्होंने छीन लिया था, ठीक है, जिसकी वजह से जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उन्होंने उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक डिससेटिस्फैक्शन सी डेवलप हो गई थी, ठीक है। सो इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस बेसिकली क्यों बैन करा था? ताकि ये अपना ऑटोक्रेटिक जो रूल है उसे अच्छे से इस्टेब्लिश कर सके, ठीक है, और जो लिबर्टी और आइडिया फ्रीडम का जो आइडिया है वो लोगों के बीच में और ज़्यादा स्प्रेड ना हो, इसलिए इन्होंने सेंसरशिप लॉज इम्प्लीमेंट कर दिए थे। अगर आप लोगों को सेंसरशिप लॉज नहीं पता तो मैं एक बार बता देती हूँ। सेंसरशिप लॉज होते हैं कि जैसे आपने कुछ भी चीज़ प्रिंट कर रहे हो आप, लाइक न्यूज़पेपर में या बुक्स में या सॉन्ग्स में या प्लेस में, तो पहले वो गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। अगर गवर्नमेंट उसे ओके कर देती है कि उसमें कुछ भी उनके अगेंस्ट नहीं पब्लिश हो रहा या कहीं पे भी लिबर्टी और फ्रीडम का आइडिया नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा, तो फिर वो चीज़ प्रिंट होती थी, अदरवाइज़ वो वहीं पे ख़त्म हो जाती थी, ठीक है। देन अगर फर्दर मोर अगर हम देखें तो ये जो आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थी, ठीक है, ये अभी भी इनके अंदर लिबरल नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो डेवलप हो रही थी। क्योंकि देखो आप एक तरीके से देखो 1789 में, ठीक है, आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और 1815 में आपका नेपोलियन हार गया था, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। आई थिंक अराउंड 26 ईयर्स और 27 ईयर्स ही हुए होंगे। तो जिन लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशनरी में पार्ट लिया था वो इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं वो जो उन्होंने स्टेप्स और मेजर्स लिए थे नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए, तो वो चीज़ उनके अंदर से ख़त्म तो नहीं ही हो सकती थी, ठीक है। देन और जब भी ये लिबरल नेशनलिस्ट मिलते थे तो इनका जो मेन इशू होता था वो यही होता था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस वापस इस्टेब्लिश करना, ठीक है। देन अगर हम आगे बढ़ें तो ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थी 1815 के बाद ये लोग अंडरग्राउंड हो गई थी। व्हाट डज दिस मीन? दिस सिंपली मीन्स कि जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थी, ठीक है, ये मीटिंग्स तो करती थी बट ये कुछ रूम्स में छुप के या सीक्रेट प्लेसेस पे करती थी। लाइक एक फॉर एग्जांपल एक रूम है उसमें 10 लोग मिलके इस आइडियोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं एंड देन वो फर्दर मोर जाके लोगों के बीच में इस आइडिया के बारे में डिस्कस करते थे। तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट स्प्रेड होता था, ठीक है। तो ड्यूरिंग 1815 रेवोल्यूशनरी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता था कि आप मोनार्की को अपोज कर रहे हो, बट ऑल्सो कि आप लिबर्टी और फ्रीडम की आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हो और आप एक नेशन स्टेट के क्रिएशन के बारे में बात करते हो, ठीक है। देन उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही
फेमस रेवोल्यूशनरी की बात की गई है, जिनके बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस आते रहते हैं पेपर में। सो ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, गिसिप्पा मजीनी, जो कि बॉर्न हुए थे जिनोवा में 1805 में, ठीक है, जो कि एक मेंबर थे सीक्रेट सोसाइटी की कार्बोनी में, ठीक है। और ड्यूरिंग अ रेवोल्यूशन इन ल्यूगेरिया इनको एग्ज़ाइल में भेज दिया गया था। मतलब कि 1831 में इन्होंने एक रेवोल्यूशन कंडक्ट करा था ल्यूगेरिया में, ठीक है, जिसकी वजह से इनको एग्ज़ाइल में भेज दिया था। व्हाट इज़ एग्ज़ाइल? कि इनको बोल दिया था कि भाई आप हमारे इटली में मत रहो, ना ही यूरोप के किसी और नेशन में रहो, आप देश से बाहर चले जाओ, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या करा था, इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म की थी। एक तो थी यंग इटली जो मार्साइल्स में थी, और एक थी यंग यूरोप जो कि इस्टेब्लिश हुई थी बर्ने में, ठीक है। और इसमें जो लोग होते थे वो लाइक माइंडेड होते थे, कि सारे के सारे लोग जो थे वो लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करते थे, ठीक है। नेशनलिज्म की फीलिंग्स को डेवलप करने की बात करते थे, नेशन स्टेट बनाने की बात करते थे, ठीक है। और इनकी जो ये सीक्रेट सोसाइटी थी, इनसे इंस्पायर होके काफ़ी सारी अदर नेशंस में भी सीक्रेट सोसाइटीज़ डेवलप होने लग गई, जैसे कि पोलैंड में, फ्रांस में, इटली में, जर्मन में, इन सारी जगहों पे, ठीक है। और जो मजीनी थे वो बिलीव करते थे कि जो नेशंस हैं वो एक नेचुरल यूनिट है मैनकाइंड के, ठीक है। उसके अलावा ये कहते थे कि इटली जो है वो ऐसे टुकड़ों में बटा हुआ नहीं रह सकता, या ये ऐसे पार्ट्स में बटा नहीं रह सकता, इसे हम एक प्रॉपर नेशन के फॉर्म में फॉर्म करना होगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट लिबर्टी, आज़ादी लेने के लिए, ठीक है। तो हमें इटली को पहले यूनिफाई करना होगा ताकि हमें लिबर्टी मिल सके, ठीक है। इसके अलावा इनकी आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगह पे भी लोग इंस्पायर हुए, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड एट्सेट्रा, ठीक है। उसके अलावा जो ये मजीनी थे ये अपोज करते थे बहुत स्ट्रांगली मोनार्की को, ठीक है। और एक विज़न था इनका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस्टेब्लिश करने का, ठीक है। और जो ड्यूक मेटर्निच थे, यानी कि जो ऑस्ट्रियन चांसलर थे, वो इनको अपना सबसे बड़ा एनिमी मानते थे, ठीक है, क्योंकि ये उनके ऑपोजिट आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू माय क्यूट लिटिल learners for visiting my channel. Do like, comment, share and subscribe. Bye bye.